हेलो मेरे क्लास 11 के जेएनवी एस्पिरेंट्स। तो आज बारी है आपके एसएसटी के फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है लास्ट सेशन वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज बारी है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि विच इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट वुड कम द क्लोजेस्ट टू मेजरिंग द काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वो डेवलपमेंट का एकदम क्लोजेस्ट है ना, मेजरमेंट है, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा सकती है, राइट। सो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होगा, या फिर एचडीआई होगा, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, या फिर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी से इसका कोई फिलहाल मतलब नहीं है, जीडीपी से इसका फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधे सीधे चलेंगे एचडीआई की साइड, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, जो यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है ना। चलो, ओके, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नीना इज अ बेकर। नीना एक बेकर है। शी यूज एग्स इन हर केक। अपने केक में वो क्या यूज करती है? एग्स यूज करती है। ठीक है, विल द वैल्यू ऑफ दीज एग्स बी इंक्लूड, क्या इन एग्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या इसका जो वैल्यू है इन एग्स का, उनको ऐड किया जाएगा कि नहीं? सो लिखा है यस बिकॉज एग्स आर फाइनल प्रोडक्ट इन देमसेल्फ। बिल्कुल गलत, एग्स तो फाइनल प्रोडक्ट है नहीं। यस बिकॉज दे आर इंक्लूडेड द इन द प्राइमरी सेक्टर। नहीं, नो बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ केक। बिल्कुल सही बात है, इसको अलग से नहीं करेंगे, जब हम केक को सेल करेंगे तो उस केक में वो वैल्यू होगी। सो लिखेंगे नो बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ केक। ठीक है, और एक बात ये भी सही है कि भैया ये जो है कि नो बिकॉज एग्स हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन, ये तो थोड़ी सी गलती बात है। वैसे एग की खुद की वैल्यू तो है, ठीक है, केक के अलावा भी एग की वैल्यू है, बट हम जब केक की बात कर रहे हैं तो केक में हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। ठीक है भाई, चलो, अलग से उसके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। व्हेन अ कंट्री प्रोग्रेस फ्रॉम अंडर डेवलप टू डेवलप, अंडर डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री आई शुड से, एक अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री में गया है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं। ठीक है, टू डेवलप आगे लिखा है, टू डेवलप मतलब अंडर डेवलप से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में, इस तरीके से वो उसकी प्रोग्रेस हो रही है कंट्री की। द सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स, जो सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, जो इसके नेशनल इनकम में है। ठीक है, चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन दिस चेंज, कौन सा जो चेंज है ना, कौन सा इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा चेंज आपको दिखाई देता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दिस चेंज, इस चेंज को बताता है कि वो अंडर डेवलप था, फिर डेवलपिंग और फिर डेवलप्ड कंट्री में बना। ठीक है, प्रोग्रेस हुई। तो प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, सी और डी में से तो कोई नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से हम कहानी कर सकते हैं अपनी पूरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से कैसे? देखो, प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो सीधे सीधे रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से मतलब यस, चीजों की मतलब बिल्कुल जहां से शुरुआत होती है। ठीक, और जब अंडर डेवलप कंट्री है तो वहां पर जो भी बेसिकली चीजें होंगी वो मतलब एग्रीकल्चर और इनसे रिलेटेड होंगी, तो वहां से स्टार्ट हुआ प्राइमरी। फिर उसके बाद डेवलपिंग, यानी कि चीजें अब वहां पर प्रोड्यूस होना भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री बना, और फिर डेवलप मतलब टर्शरी का मतलब होता है सर्विस। अब इस सर्विस में दोनों चीजें हो सकती हैं, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। हम मंगा रहे हैं या फिर हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगी सही कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दिस चेंज, इस चेंज को कौन सी इसमें से कौन सी सिचुएशन शो करती है? तो ये वाली, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, सिंपल, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू द टर्शरी सेक्टर। अब हमसे पूछ रहा है ये कंडीशन बेस्ड, इसमें 4 कंडीशन लिखी हैं, उस कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी जो चीज है वो प्राइमरी से मूव करके टर्शरी पर जा रही है। प्राइमरी मतलब जहां से स्टार्टिंग है, ठीक है, जहां चीज का मतलब उसको उसकी स्टार्टिंग हो रही है, जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, राइट। और टर्शरी मतलब फाइनल कहीं ना कहीं उसका सर्विस की साइड। चलो,
तो फार्मर इज रिलोकेटिंग टू सिटी एंड ज्वाइन अ फूड डिलीवरी एजेंसी, ठीक है। माइनर क्विट्स हिज जॉब, माइनर क्विट्स हिज जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग एट एन आयरन स्टील फैक्ट्री, ठीक है भैया। टैक्सी ड्राइवर गोज बैक टू हिज विलेज एंड ओपन हिज ओन ग्रोसरी शॉप। A cattle farmer begin making milk product and selling them in the village, ठीक है। सारी सिचुएशन पढ़ ली, अब एक बार सबको समझते हैं। पहला वाला जो यहां से डी से शुरू करते हैं, कैटल फार्मर ने क्या करा है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है एंड सेलिंग देम, और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है मतलब ये सेकेंडरी से कहानी कहीं ना कहीं स्टार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट को वो बेच रहा है, ठीक है, मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक। तो सेकेंडरी से ये सेल करने जाएगा दूसरे गांव में, तो ये टर्शरी हुई, ठीक है। तो ये तो सेकेंडरी से टर्शरी है, हमें तो प्राइमरी टू टर्शरी चाहिए। अब यहाँ देखो, टैक्सी ड्राइवर गोज बैक टू द विलेज एंड ओपन हिज ओन ग्रोसरी शॉप। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था, ठीक है। तो टैक्सी ड्राइवर यानी एज अ ड्राइवर वो क्या कर रहा था, अपनी सर्विस दे रहा था। टर्शरी से लेकर वो अपनी ओन ग्रोसरी, खुद की ग्रोसरी शॉप खोलेगा, तो एक तरीके से हम सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हैं। तो टर्शरी से सेकेंडरी में गया, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। माइनर माइनर क्विट्स हिज जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग एट एन आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, ठीक है। देखो, अपनी जॉब क्विट की है, यानी कि सर्विस सेक्टर में वो पहले भी थे एक तरीके से, और वापस से वो कहाँ गए, स्टार्ट वर्किंग एट एन आयरन स्टील फैक्ट्री, प्रोडक्शन वाले एरिया में काम करने गए, ठीक है, सेकेंडरी बोल सकते हैं। वैसे वहां पर भी सर्विस ही कर रहे हैं, एक तरीके से सर्विस ही दे रहे हैं अपनी, है ना। चलो फर्स्ट पर पढ़ते हैं। फार्मर इज रिलोकेटिंग टू द सिटी, फार्मर गांव से आया सिटी में, गांव से शहर आया, ठीक है, एंड ज्वाइन अ फूड डिलीवरी सर्विस। तो वो गांव में था, ठीक है, तो गांव में अपना खुद का काम कर रहा, राइट, तो यानी कि वो प्राइमरी में था, और वो शहर में आया, शहर में आने के बाद उसने क्या किया, फूड डिलीवरी एजेंसी ज्वाइन की, और डिलीवरी यानी कि ये क्या है, सर्विस, तो ये सर्विस ज्वाइन किया, प्राइमरी टू टर्शरी, टर्शरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं ना। तो खत्म, क्लियर है जी। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ये वाला, ए। डन, बहुत अच्छा। Which of the following shows an instance of dependence on the tertiary sector? ठीक है, हमें बताना है टर्शरी सेक्टर पर बहुत ज्यादा क्या लिखा है, इंटेंस डिपेंडेंसी, इंटेंस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, निर्भरता। चलो देखते हैं, पहला लिखा है, आइसक्रीम प्रोड्यूसर बाइज मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्मर, ठीक है। एक आइसक्रीम प्रोड्यूसर है, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर वाला जो पर्सन है, वो प्राइमरी वाले पर कहीं ना कहीं डिपेंड है, ठीक है, मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्मर, ठीक है। तो सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंड है, हमें तो बतानी है टर्शरी, है ना, टर्शरी पर डिपेंडेंस बतानी है, ठीक है। तो टर्शरी पर तो नहीं है। फार्मर नीड अ सेविंग अकाउंट टू डिपॉजिट हर मनी, ठीक है। फार्मर को अपना अकाउंट से मतलब एक सेविंग अकाउंट की जरूरत है, ताकि वो अपनी मनी को डिपॉजिट कर सके। तो मनी डिपॉजिट करने का काम कहाँ होगा सर, बैंक में होगा, और ये क्या प्रोवाइड करेगी आपको, सर्विस, ठीक है। बिल्कुल, मुझे लगता है यही सही आंसर है, बाकी तीसरा भी पढ़ लेते हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी नीड बिग मशीन टू ड्रिल द अर्थ सर्विस, अर्थ सरफेस, ठीक है, एक मशीन उसको चाहिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इसमें, ऐसा कुछ अलग नहीं है। एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बाइज स्टेशनरी फ्रॉम अ लोकल कॉटेज इंडस्ट्री डायरेक्टली, डायरेक्टली भी खरीदा है तो क्या ही है, सर्विस का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बी में ही सर्विस का रोल और इंटेंस रोल है, बिल्कुल, क्योंकि सेविंग अकाउंट के लिए जो भी हेल्प करने वाला है वो एज अ सर्विस ही हेल्प की जाएगी, ठीक है। बैंक में जाकर हम जो भी अपना काम कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको आपका एटीएम कार्ड चाहिए, ठीक है, आपको आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको स्टेटमेंट चाहिए, बहुत सारी सी सर्विसेज होती है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो सर्विस है, वो क्या है, सर्विस है। तो यही सही आंसर है बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट वन फॉर अस। तो इसे मैं डिलीट करता हूं, और हम सही आंसर को सिर्फ टिक कर लेते हैं, वरना समझ नहीं आएगा, है ना, बी। चलो 6 पर आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विच नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर, जिनको मतलब इसमें से कौन सा वो सामान है जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जिसको प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक सेक्टर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा। गुड्स दैट आर वेरी प्रॉफिटेबल टू प्रोवाइड, ऐसा सामान जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है प्रोवाइड करने के लिए उसको। गुड्स दैट आर गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल इन द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा सामान जो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है ना, गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल चाहती है, ऐसा कोई, ठीक है। गुड्स दैट आर नॉट यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, ऐसा सामान जो
लो के द्वारा यूज नहीं किया जा रहा, कॉमन लो के द्वारा, आर फॉर द रिच, केवल और केवल द रिच, इसका मतलब केवल और केवल अमीर लोगों के लिए, है ना, जो धनी लोग हैं, ठीक। ओके, गुड्स दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एट रीजनेबल कॉस्ट, ऐसा गुड जिसको हम जो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एट रीजनेबल कॉस्ट, वो प्रोवाइड करेगा कौन? पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और यहां पर उसका सीधा सीधा जो पर्पस होता है वो क्या होता है? वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, याद रहेगा। तो डी टिक करेंगे हम, सिंपल। आगे चलते हैं, असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अबाउट 24% ऑफ द टोटल सीट लोकसभा आर रिजर्व फॉर SC ST कैटेगरी, SC ST कैटेगरीज के लिए 24% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीजन है टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी, पावर इज शेयर्ड विद द पीपल हु गेट अफेक्टेड बाय द डिसीजन टेकन, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए, है ना, पावर को शेयर किया जाना उन लोगों तक जरूरी है जो डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हमसे पूछ रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्या ए सही है आर गलत है? नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ए भी तो हटा देते हैं, ए और आर आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, क्या आर, ये जो हमें यहाँ पर बात लिखी है कि डेमोक्रेसी होल्ड करने के लिए ये चीजों की जरूरत है, पावर को शेयर करने की जरूरत है, क्या वो इससे रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे तो कोई रिलेशन इस बात का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे माइनॉरिटी राइट्स को एक तरीके से सेव करने की बात की जा रही है, ठीक है, कि 24% हमने सीट्स रिजर्व कर दी किसके लिए? SC ST कैटेगरीज के लिए जो माइनॉरिटी में है, और उनके राइट्स जो हैं सेफ रहे, इस वजह से उनको ऐसा किया गया। तो ऐसी कोई बात यहाँ की गई होती तो होता कि हाँ ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसने तो एक अलग व्यू को रखा है, डेमोक्रेसी के बारे में एक अलग व्यू को रखा है, जो गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो अपर जो हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट है उसको अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर रहा। तो ए आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, ठीक है, डी सही है मेरे पास। कौन सा ठीक है? डी। फिर से एक क्वेश्चन पूना पैक्ट से रिलेटेड, पूना पैक्ट मेड द डिप्रेस्ड क्लासेस अ फॉर्मेशन सॉरी अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। पूना पैक्ट याद आ गया होगा, इंदिरा मतलब सॉरी इंदिरा कह रहा हूँ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। यहाँ पर क्या नाम है, अंबेडकर जी ने डिमांड रखी थी जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है। ओके, सो रीजन क्या है? रीजन ये है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड गांधी जी अग्री टू मेक सेपरेट इलेक्टोरेट्स, नहीं, अग्री नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत, गांधी जी तैयार ही नहीं हुए इस बात के लिए, ठीक है, गांधी जी तैयार नहीं थे इस बात के लिए, इस पूना पैक्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, हाँ ये बात तो ठीक है। एक्सप्लेन करता है क्या? आर गलत है, एक्सप्लेन तो करेगा ही नहीं ये को, है कि नहीं? तो आर फॉल्स है, सिंपल खत्म, यही लगा देते हैं, है ना। दोनों ट्रू नहीं है, क्योंकि सी और डी दोनों ऑप्शन तब आएंगे जब दोनों ट्रू होंगे, तो ट्रू तो है नहीं, तो फिर और ए फॉल्स है नहीं हमारा, तो ऑप्शन ए ही ठीक है। चलो, नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग मतलब सत्ता का बंटवारा कहीं ना कहीं, है ना, शेड्यूल 7 में जो है, फिलहाल पूछ रहा है कि क्या नहीं है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें से कौन सा पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है? द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखो दोनों के सब्जेक्ट अपने अपने हैं, ठीक है, काम करने के लिए। तो यहाँ पर पावर शेयर्ड है कि जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड चीजें रहेंगी उसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो देखेगी, ठीक है। यानी किसी भी लाइक उत्तर प्रदेश को मतलब नहीं है कि चाइना के साथ किस तरह के संबंध भारत को रखने, ये ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, कि वो चाइना के साथ किस तरह से रिलेशन रखेगी, ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल पावर शेयरिंग का नहीं है, तो ये गलत हो गया अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिमूव इलीगल कंस्ट्रक्शन इन द रावली रेंज, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है बिल्कुल ठीक से, कि सुप्रीम कोर्ट को पता है वो हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि जो कोर्ट रहते हैं जो SC हमारे पास,
सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफाइन करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातों को डिफाइन करता है। और अगर कोई गवर्नमेंट ने गलत रूल पास कर लिया है तो उसको सही दिखा मतलब सही बताने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है कहीं ना कहीं, ठीक। तो वो वही कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, ठीक। ठीक है, तो इसने अपना काम किया है, तो यहाँ पर भी पावर शेयर है, वो अपने अपने क्राइटेरिया में वर्क कर रहा है, ठीक है, जुडिशरी, ठीक। चलो थर्ड, हाँ थर्ड, 33% ऑफ टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन द लोकसभा। ये भी माइनॉरिटी राइट्स की बात है कहीं ना कहीं, विमेन के लिए 33% जो है लोकसभा में सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ भी पावर शेयरिंग ही है कहीं ना कहीं। सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द पावर टू वोट आउट द लीडर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। वाओ, ये एक पॉलिटिकल राइट है। ये क्या है? ये इंडियन सिटीजन का एक पॉलिटिकल राइट है, नॉट अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, ये है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट है, तो डी वाला करेक्ट हो गया। ये डी वाला जो है वो बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं है पावर शेयरिंग का। बात ठीक है, बहुत अच्छा। मूवमेंट अचीव इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड फोर्सिंग द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, मूवमेंट जो है, जो भी बात हो रही है इसमें, जिस भी मूवमेंट की वो अपने प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है ना, जिसमें कॉलोनियल स्टेट को विड्रॉ मतलब वहां से पॉलिसी विड्रॉ करनी है। विड्रॉ पॉलिसी एम्ड एट राइजिंग द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड बाय द पीजेंट के द्वारा, किसानों के द्वारा जो हाई रेवेन्यू दिया जा रहा है उस पॉलिसी को विड्रॉ करना है, ठीक है, कॉलोनियल स्टेट से। ओके, ठीक है, ये उनका उसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लिखा है विच वॉज अ टैक्स दैट वॉज लिवाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट पेड टू द स्टेट। ठीक है, तो यह लिखा है मिलिटेंट पब्लिक्स इन इंडिया, physical culture and violence in the making of modern policy is springer the above lines are about। अच्छा, तो ये जो बात लिखी है ना सीधी सीधी, ये जो स्टेटमेंट है, पीजेंट से रिलेटेड कहानी जो थी वो बारदोली सत्याग्रह में थी, तो इसमें कुछ अलग है नहीं, ठीक है, तो इसमें और कुछ पढ़ना नहीं है। what is the main reason by what is the main reason why the colonial practice of enrichment plantation is regarded to have lead टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर। इंडिया के फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन क्यों, मतलब क्यों लेकर के आया इस कॉलोनियल प्रैक्टिस का ये एनरिचमेंट प्लांटेशन, क्यों हुआ ऐसा, क्या मेन रीजन था? एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज यील्ड लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन, ये उस समय की ऐसी कोई बात नहीं है। कमर्शियली वायबल प्लांट्स विच वर फॉरेन टू इंडिया फॉरेस्ट वर प्लांटेड। कमर्शियली वायबल प्लांट्स की कोई बात नहीं है, छोड़ते हैं इसको। फूड क्रॉप्स फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ द फार्मर रिप्लेस लार्ज फॉरेस्ट। फूड क्रॉप सब्सटेंस फॉर ऑफ द फार्मर रिप्लेस बाय द लार्ज फॉरेस्ट, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मोनोकल्चर लीड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी। मोनोकल्चर मतलब कि जो उनको, एक मोनोकल्चर मतलब हो गया एक टाइप की चीजों को, ठीक है, एक टाइप के चीजों को एनरिचमेंट प्लांटेशन की जो बात, जैसे उस टाइम आपने पढ़ा होगा एक इंडिगो, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिगो से उनको प्रॉफिट हो सकता है, तो वो मोस्टली जो पीजेंट थे उनको क्या बोल रहे थे कि आपको इंडिगो ही क्या करना है, ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है ना, उसकी उसको कल्टीवेट करने की बात कर रहे थे। तो मोनोकल्चर कहीं ना कहीं आता है इस ऑप्शन के लिए। Which of these is an example of people's traditional belief guiding them to protect the environment? इसमें से कौन सी बात है, कौन सा बात एक एग्जाम्पल बना है लोगों के लिए, लोगों के ट्रेडिशनल बिलीफ, जो उनके पारंपरिक विश्वास हैं, गाइडिंग देम, जो उनको गाइड करते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, पर्यावरण को बचाना है। पहला, पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरफेरेंस। वाओ, पहला ही सही आंसर, पहला ही सही स्टेटमेंट लिखा है कि फॉरेस्ट के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जिनको कि क्या बोला गया, सेक्रेड ग्रोव्स बोला गया है, ठीक है, जो किसी भी इंटरफेरेंस से रोकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अलग अलग धर्मों में पेड़ों, मतलब जो पेड़, जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, वहां पर कहीं ना कहीं पेड़ों की पूजा की जाती है, अलग अलग पेड़ों की, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, आम
आम के जो पत्ते हैं या आम की जो टहनियां हैं उनके उनको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका रख रखाव, उनका ध्यान रखना, तुलसी का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी का पौधा। ठीक है, तो उनका ध्यान रखना कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, सिंपल। मैनी ट्राइबल यूज मेडिकल हब फाउंड इन फॉरेस्ट टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीज, नहीं। बीज बचाओ आंदोलन, नहीं नहीं। ठीक है, ए मिल गया ना आंसर हमारे पास, ऑप्शन। ठीक है, खत्म बात। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज? ब्लैक बक, संगाई संगाई डियर, एशियाटिक चीता एंड इंडियन रीनो, नहीं। एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, हिमालयन ब्राउन बियर, यस, हिमालयन ब्राउन बियर हिमालय का, और ये अंडमान का अंडमान टी। ठीक है, ये डी। घड़ियाल will not fall into which of the following categories? Extinct, endemic, vulnerable, endangered। यानी जो घड़ियाल के बारे में पूछ रहा है कि घड़ियाल को हम किस में रख सकते हैं, किस क्या नाम है, कैटेगरी में हम रख सकते हैं, तो एक्सटिंक्ट में नहीं, नहीं रख सकते, सॉरी, पूछ रहा है नहीं रख सकते। ओके, ठीक, नहीं रख सकते, एक्सटिंक्ट में नहीं रख सकते, एंडेमिक, वल्नरेबल, एंडेंजर, ठीक है, एक्सटिंक्ट में नहीं रख सकते। ठीक है भैया, ठीक है। Which of the following will cause an adverse effect on the forest cover of an area? एकदम, मतलब इसमें से कौन सी जो बात है वो एकदम एडवर्स इफेक्ट करती है, यानी कि जो उसका प्रभाव रहता है ना वो उल्टा रहता है ना, किसी फॉरेस्ट कवर पर। इसमें से कौन सी वो प्रैक्टिस है? ठीक है, झूम कल्टीवेशन, मार्किंग रिजर्व फॉरेस्ट, हंटिंग ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस सीड। चलो देखो, अब यहाँ पर बात है कंजर्वेशन की और यहाँ है रिजर्व फॉरेस्ट की, तो ये दो चीजें तो ऐसी हैं जो सिंपल सिंपल आपको, मतलब सही अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, कॉमन सेंस से देखोगे, तो ये तो कंजर्वेशन के बारे में है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, बुरी तरीके से प्रभावित करती है फॉरेस्ट कवर एरिया को। ठीक है, फॉरेस्ट कवर किसी एरिया का, तो वो करती है बच्चों झूम कल्टीवेशन, जिसे हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन इज द करेक्ट वन, क्योंकि झूम कल्टीवेशन में आपको पता है एक स्पेसिफिक लैंड ऑफ पीस पर खेती की जाती है, उसके बाद कुछ समय उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी खेती, दूसरा स्पेस ढूंढा जाता है, फिर वहां खेती की जाती है। इससे कहीं ना कहीं सॉइल जो है सॉइल डिग्रेड होती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म होती है, जिसकी वजह से फिर फॉरेस्ट कवर जो है एरिया वो सीधे सीधा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ए वुड बी द करेक्ट वन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो considered to have a social impact। ठीक है, which of these situations best illustrates this? इसमें से कौन सी सिचुएशन इस चीज को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करती है? ठीक है ना, ठीक है, आगे समझते। विलेजर्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स बाय रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, तो ये तो ठीक है कि विलेजर्स जो हैं वो हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उससे। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट की बात कर रहा है। अच्छा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो कंसिडर टू हैव अ सोशल इम्पैक्ट, विच ऑफ दीज सिचुएशन बेस्ट? ठीक है, ओके, दूसरा देखते हैं। ट्राइबल वुमेन हेल्थ इज बीइंग इम्पैक्ट ड्यू टू वॉकिंग डिस्टेंस फॉर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज बाय स्मॉल फार्मर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है स्मॉल फार्मर के द्वारा टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, इसका सोशली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंडेमिक इंसेक्ट स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ट्राइबल एरियाज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड, इसका भी सोशल इंपैक्ट कोई, मतलब ए और बी में से एक ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्राइबल वीमेन से हम बात करते हैं कि ट्राइबल वीमेन की जो हेल्थ है ना इज बीइंग इम्पैक्टेड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनको ड्यू टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत लंबी दूरी जो है कवर करनी पड़ती है, इसका कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, पहले वाले का तो नहीं, बी ही सही लगता है मुझे। ठीक है, Which of the following has not been an impact of the 1991 लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ठीक है, तो हमने इसकी बात 1991 की बात लास्ट वाले में भी की थी, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हमने की थी।
तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि नॉट, मतलब इसमें से कौन सा इंपैक्ट नहीं पड़ा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंक्रीज, ये तो हमें करना ही था, ये तो हमें करना ही था। एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स बिकेम हार्डर ड्यू टू लोअर ट्रेड बैरियर्स, एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स बिकम हार्डर ड्यू टू लोअर ट्रेड, अब जब लोअर ट्रेड बैरियर्स हैं तो फिर क्यों हार्ड रहा, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट तरीके की बात लिखी है, लिखा है एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स बिकेम हार्डर, ठीक है। अब अगर किसी भी गुड्स को, इंडियन गुड्स को हमें एक्सपोर्ट करना है और जब हमें पता है कि लोअर जो बैरियर ट्रेड है वो तो बहुत लोअर, जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो बहुत कम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो ये बी वाला गलत है फिर। बाकी सी लिखा है इंडियन मार्केट वर ट्रांसफॉर्म्ड एंड फ्लडेड विद फॉरेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और लोकल कंपनीज फेस टफ कंपटीशन एंड मेनी ऑफ देम सफर्ड फाइनेंशियली, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा वही ग्लोबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पेक्ट करता है, तो बी लगा दो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द लाइफ ऑफ विमेन, स्पेसिफिकली विमेन की बात कर रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की लाइफ कैसे चेंज हुई, 1914 के बाद वाली, ठीक है। चलो, तो विमेन वर नॉट अलाउड टू वॉक आउटसाइड, गलत। विमेन स्टेप्ड आउट टू टेक अप जॉब्स दैट वर अर्लियर रिजर्व फॉर मैन, बिल्कुल, यहां से थोड़ी कहानी बदली है। विमेन ओनली वर्कड इन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स, नहीं। और विमेन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द वॉर एज सोल्जर, हाँ डायरेक्टली तो नहीं आए, डायरेक्टली तो नहीं आए, ठीक है, तो बी करेक्ट करेंगे। करेंसी की बात पर यहां से स्टार्ट होती है करेंसी की बात। व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि करेंसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्यों मानते हैं। इट इज मेड ऑफ प्रीशियस मेटल, क्योंकि ये बहुत ही महंगी धातु से बनी है। विच हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इट इज ऑथराइज्ड बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री, ठीक है, किसी मतलब किसी देश के नागरिक के द्वारा इसको ऑथराइज्ड किया गया, इस वजह से हम इसको मानते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। या फिर इट इज मेड अप ऑफ थिंग वी यूज इन एवरीडे लाइफ, या फिर ये ऐसी चीजों से बनी है जिनका यूज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। और फाइनल एक सेंसिबल काइंड ऑफ ऑप्शन, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ कंट्री है ना, किसी देश की सरकार के द्वारा जारी की जाती है, इसके लिए इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया में आरबीआई का काम रहता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1935 में ये स्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ये काम इंडिया में आरबीआई का है, ठीक है। चलो, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि इब्राहिम गिव्स अ चेक ऑफ ₹10,000 टू साहिल, साहिल को उसने 10,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, और चेक दिया 10,000 रुपए का, ये वर्ड लिखे चेक। व्हाट टाइप ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिड ही यूज, उसने किस तरह का मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करा है इस तरीके से, ठीक है। पेपर नोट, मेटेलिक नोट, बार्टर सिस्टम या डिमांड डिपॉजिट, डीडी। देखो पेपर नोट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा कि 10,000 रुपए एज अ कैश उसको दिए गए, तो कैश तो नहीं दिया, उसने चेक दिया है, ठीक है, उसको चेक दिया गया है, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये वाली बात गलत हो गई। अब चेक दिया गया है मेटल कॉइन से, तो यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मेटल कॉइन से भी कोई मतलब नहीं है। बार्टर सिस्टम क्या रहता था, बार्टर सिस्टम गुड्स वर्सेस गुड्स, या जो भी है, मतलब सर डिमांड वर्सेस डिमांड कह सकता हूं मैं उसे, डिमांड। अब डिमांड किसी भी चीज की हो सकती थी, है ना, चाहे वो आपका कोई गुड्स हो या फिर सर्विस। मान लो आपको घर में कुछ चावल चाहिए, ठीक है, और आपके घर पे चावल ज्यादा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसे पर्सन को जिसको चावल की जरूरत हो और उसके पास वो चीज हो जो आपकी डिमांड है, मान लीजिए आपको गेहूं चाहिए, तो बार्टर सिस्टम में कहीं ना कहीं यही होता है, चीजें एक्सचेंज होती थी, ठीक है। बार्टर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आई शुड से, ठीक है ना, तो ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था।
तो फाइनल हमारे पास बचता है डीडी, तो डीडी ही दिया है उसको 10,000 का। ठीक है, क्या नाम है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहां तक फिनिश होते हैं हमारे आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएसटी से रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।